स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों अभी तक हमारे दिलो दिमाग में T20 वर्ल्ड कप का क्रेज सवार था। जिस तरफ देखो उस तरफ क्रिकेट का ही माहौल छाया हुआ था। हालांकि इंडिया इसमें फाइनल्स तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसके बावजूद एंड मूवमेंट तक इसका थ्रिल बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ। दोस्तों किसी भी स्पोर्ट की फितरत कुछ ऐसी ही होती है। इसमें एक टीम जीतती है तो वहीं दूसरी टीम हारती है। हारना या जीतना शायद उस हद तक मैटर नहीं करता जिस हद तक ये चीज मैटर करती है कि किस टीम ने कितनी ऑनेस्टी, स्पिरिट और करेज के साथ अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस को दिया। खैर ये तो बात हुई क्रिकेट की, लेकिन आपको बता दें कि दुनिया के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स की लिस्ट में क्रिकेट से पहले भी एक गेम आता है। जी हाँ दोस्तों, वो गेम है सॉकर यानी फुटबॉल का। दोस्तों जब हम फुटबॉल या फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में फन, एंटरटेनमेंट, वेविंग फ्लैग्स और वाका वाका की इमेजेस स्प्लैश होती हैं। लेकिन आज कतर में जो हो रहा है उसको देखकर ये सभी बात एकदम फीकी लगती हैं। आप में से ज्यादातर लोग ये न्यूज सुन ही चुके होंगे कि 20 नवंबर को मिडिल ईस्ट की एक टाइनी कंट्री कतर में दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट शुरू हो चुका है। इतिहास में पहली बार एक अरब कंट्री इस मेगा स्पोर्टिंग इवेंट को होस्ट कर रही है। इंटरनेशनल फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा और प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट होने के नाते ये आज दुनिया भर में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो इस टूर्नामेंट की चर्चा में एक्साइटमेंट और चीयर से ज्यादा इससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज डोमिनेट कर रही हैं। ये मैच शुरू भले ही 2 दिन पहले हुआ हो, लेकिन अपनी न जाने कितनी अलग अलग कंट्रोवर्सीज के लिए ये पिछले 12 सालों से कंट्रोवर्सीज और डिबेट का टॉपिक बना हुआ है। कभी ह्यूमन राइट अब्यूजेस तो कभी इंटर गवर्नमेंटल डील्स, कभी करप्शन तो कभी ब्राइबरी के स्कैंडल्स, कभी मैच फिक्सिंग तो कभी रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट पर हुई कंट्रोवर्सीज। इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि मानो हम किसी स्पोर्टिंग इवेंट नहीं बल्कि किसी एनार्किक स्टेट की बात कर रहे हों। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि एक इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार क्यों हो रहा है? क्या स्पोर्ट्स जैसे इन्फ्लुएंशियल और यूनाइटिंग प्रोफेशन में इस सब की जगह होनी चाहिए? दोस्तों इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों स्टडी IQ आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। स्टडी IQ यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आप अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 30 नवंबर मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। तो अब आप भी अपनी तैयारी को एक हेड स्टार्ट दीजिए और पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों सब की शुरुआत असल में 2010 में हुई। फुटबॉल को गवर्न करने वाली इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी फीफा ने 2022 के वर्ल्ड कप को होस्ट करने के राइट्स कतर को सौंप दिए। दूसरे शब्दों में कहें तो 2022 के वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कराने की बिड कतर के द्वारा जीत ली गई। आपको बता दें कि फीफा इस वर्ल्ड कप को हर 4 साल बाद ऑर्गेनाइज करता है और इसको किस देश में ऑर्गेनाइज किया जाएगा इसके लिए बिडिंग 7 साल पहले ही की जाती है। 2010 की बिड में कतर की विक्ट्री अपने साथ ढेरों क्वेश्चंस और एलिगेशंस लेकर आई थी। यहाँ सबसे पहला एलिगेशन इसकी इसी विक्ट्री से जुड़ा हुआ था। दोस्तों इस बिड में कतर ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया जैसी बहुत सी बड़ी बड़ी वेल डेवलप्ड कंट्रीज को हराया है। अमेरिका फीफा पर यह एलिगेशन लगा चुका है कि फीफा ने कतर और उनसे पहले रशिया के यहाँ ये वर्ल्ड कप होस्ट कराने के लिए उनसे एक ह्यूज ब्राइब ली है। उन्होंने इसके कई कारण दिए। पहला तो ये कि कतर को एक होस्ट के रूप में तब चुना गया था जब खुद कतर के पास एक वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराने के लिए स्टेडियम्स तक भी नहीं थे। इसके अलावा आपको बता दें कि वर्ल्ड कप अक्सर जून के महीने में होता है, लेकिन इस अरेबियन कंट्री में जून के मंथ में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और ये स्पोर्ट्स के लिए आइडियल टेम्परेचर नहीं माना जाता। जाहिर है कि वेस्ट या फिर किसी भी देश से आने वाले प्लेयर्स इतने ज्यादा टेम्परेचर में परफॉर्म नहीं कर सकते थे और इसीलिए फीफा ने अपने कैलेंडर को चेंज किया। उन्होंने कतर के लिए इस वर्ल्ड कप को नवंबर-दिसंबर में शिफ्ट कर दिया। इसके अलावा कतर भी फुटबॉल के स्पोर्ट में इंटरेस्टेड नहीं रहा है, यानी उसकी हिस्ट्री में फुटबॉल का हेरिटेज नहीं देखा गया है। कतर की फुटबॉल टीम ग्लोबली एक लो रैंकिंग पर प्लेस्ड है। ना तो उसके पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही सूटेबल वेदर। ऐसे में इसका बिडिंग जीतना दुनिया को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। जब इन केसेस की छानबीन शुरू हुई तो उसमें बहुत से शॉकिंग रिजल्ट सामने आए।
इसमें पता चला कि कतर ने बिड में वोटिंग करने वाले प्राइवेट मेंबर्स और स्टेट गवर्नमेंट्स को भारी भरकम ब्राइब्स दी है। इस बिड को ब्राइब्स के जरिए किस तरह जीता गया, ये अपने आप में एक लंबी और थ्रिलिंग स्टोरी है, जो कि अपने आप में किसी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री से कम नहीं। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा फ्रांस, थाईलैंड और ब्राजील के साथ की गई फ्रॉड इंटरगवर्नमेंटल डील्स वायरल हुई हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कतर इन सभी देशों के साथ अपने नॉर्मल बिजनेसेस के बिहाफ में फीफा टूर्नामेंट के लिए सपोर्ट बाय करता रहा। फीफा के तत्कालीन प्रेसिडेंट सेप ब्लैटर ने इस चीज को रंगे हाथों कैप्चर किया और एक्सपोज करने की कोशिश भी की, किंतु उनको कतर ने पैसे देकर चुप करा दिया। खैर, अब बिड तो जीत गए, तो अब बारी थी तैयारी की। दोस्तों, अक्सर देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे ऑर्गेनिकली बिल्ड करते हैं, लेकिन कतर के केस में फीफा और उसके ग्रेट एम्बिशंस के द्वारा ये ग्रोथ फास्ट फॉरवर्ड की गई। लेकिन इन एम्बिशंस का प्राइस माइग्रेंट वर्कर्स का स्वेट, टीयर, ब्लड और डेथ के द्वारा चुकाया गया। दोस्तों, इस वर्ल्ड कप के साथ सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है, वह है माइग्रेंट लेबरर्स की। असल में द गार्जियन ने इस मैटर पर अपने ओपेड में एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसका टाइटल था लेट कतार 2022 नॉट बी बिल्ट ऑन ब्रूटैलिटी। इसको ह्यूमन राइट्स वॉच के एक रिप्रेजेंटेटिव ने लिखा था। इसमें उन्होंने बताया कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए जिन माइग्रेंट वर्कर्स ने यहाँ स्टेडियम्स और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, उनको कतर के एक बेहद एक्सप्लॉइटेटिव ट्रीटमेंट का शिकार होना पड़ रहा है। गार्जियन के मुताबिक 2010 से अब तक इन स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन से जुड़े 6500 माइग्रेंट वर्कर्स की डेथ हो गई है। कतर ने एलिगेशंस को डिनाई करते हुए कहा कि ये सभी डेथ्स का कारण नेचुरल कॉजेज रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2016 में ये क्लेम किया कि इन वर्कर्स को बेहद इनह्यूमन कंडीशंस में रखा जाता है, उनकी बेसिक नेसेसिटीज भी फुलफिल नहीं की जा रही हैं। एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में यहाँ 50 वर्कर्स ने अपनी जान गंवाई है, 500 से ज्यादा बुरी तरह इंजर्ड हुए हैं और 37,600 को मॉडरेट इंजरीज फेस करनी पड़ी हैं। जो वर्कर्स इन स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन के दौरान मारे गए, उनकी फैमिलीज के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल में $420 मिलियन के कॉम्पनसेशन फंड को भी एडवोकेट किया, किंतु कतर की गवर्नमेंट ने इसको अपना पर्सनल मैटर बताते हुए इग्नोर कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि कतर में हमें वर्कर्स के लिए कफाला सिस्टम देखने को मिलता है। इसके तहत वहां के लोकल्स और कंपनीज फॉरेन लेबर्स को स्पॉन्सर करती हैं। यहाँ ना तो ये वर्कर्स अपने घर वापस जा पाते हैं और ना ही अपनी जॉब्स चेंज कर पाते हैं, यानी उनको इस मजबूरी में एक्सप्लॉइटेटिव कंडीशन के अंडर काम करना पड़ता है। इसमें ये वर्कर्स एक तरह से अपने स्पॉन्सर्स के बॉन्डेड लेबरर्स बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में इसको मॉडर्न स्लेवरी भी कहा जा सकता है। खैर, जब ये सब चीजें मीडिया में बढ़ने लगी और इंटरनेशनल स्टेज पर कतर का क्रिटिसिज्म हुआ, तो उसको बॉयकॉट करने की डिमांड्स उठने लगी, तो उनको ये सिस्टम बैन करना पड़ा। इसके चलते कतर ने पिछले कुछ सालों में अपने यहाँ वर्कर्स के राइट्स को लेकर बहुत से लॉस पास किए हैं। उदाहरण के लिए 2018 में वर्कर्स को बिना एग्जिट परमिट के कंट्री को लीव करने की इजाजत दी गई। वहीं 2020 में वर्कर्स में एम्प्लॉइज को बिना किसी परमिशन के अपनी जॉब्स चेंज करने की बात कही गई। अब लॉ के अकॉर्डिंग तो ये बैन हो गया, लेकिन रियलिटी में वो बैन कभी इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं। ILO के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक कतर में वर्कर्स के राइट की सिचुएशन अब भी बहुत ज्यादा सीवियर है। ILO के मुताबिक 1 नवंबर 2020 से लेकर 31 अगस्त 2022 तक यहाँ जॉब चेंज करने की 3,48,450 एप्लीकेशंस अप्रूव की गई हैं। लेकिन साथ ही ये भी सामने आया है कि इनमें से ज्यादातर वर्कर्स के एम्प्लॉयर्स ने अलग अलग तरीके से इन वर्कर्स को थ्रेटन करने की कोशिश की है। उसी तरह मार्च 2021 में कतर में $275 पर मंथ का मिनिमम वेज इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन इसको 2022 में रेज नहीं किया गया। ILO की रिपोर्ट बताती है कि वहां लेट पेमेंट की भी एक एक्यूट प्रॉब्लम देखने को मिली। केवल 2021 में यहां पर लेट पेमेंट से रिलेटेड 21,000 कंप्लेंट्स फाइल की गई। दोस्तों, ये लिस्ट एंडलेस है, लेकिन अब तक आप पॉइंट समझ चुके होंगे। खैर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कतर या पूरे मिडिल ईस्ट में माइग्रेंट वर्कर्स का ट्रीटमेंट एक डिस्प्यूटेड इशू रहा है। इस चीज को कतर या फीफा खुद डिनाई नहीं करता। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि कतर की तरह ही हाल ही में चाइना, रशिया और अजरबैजान जैसी कंट्रीज में भी स्पोर्ट्स के कई इंटरनेशनल मेगा इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं। ऐसे में कतर के साथ साथ इन सभी केसेस के ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स और यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जा रहे ह्यूज स्पोर्टिंग इवेंट्स के डायनामिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये सब तो इस वर्ल्ड कप से शुरू होने के पहले के स्कैंडल्स हैं, लेकिन हाल ही में तो ये भी सामने आया है कि ये टूर्नामेंट ऑलरेडी फिक्स्ड है। जी हाँ दोस्तों, रीजनल एक्सपर्ट अमजद ताहा के मुताबिक कतर ने संडे को इस टूर्नामेंट की ओपनिंग मैच को हारने के लिए इक्वाडोरियन प्लेयर्स को $7.4 मिलियन की ब्राइब दी थी।
हालांकि संडे को हुए ओपनिंग मैच में इसके रिजल्ट्स एकदम ऑपोजिट देखने को मिले। अब मैच फिक्सिंग की बात कितनी सच है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन यार इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस ओपनिंग मैच के बाद जीतने वाली टीम ने वी वांट बियर के स्लोगन्स भी शाउट किए हैं। आप सोच रहे होंगे उसमें दिक्कत क्या है, तो आपको बता दें कि कतर एक इस्लामिक कंट्री है और इस्लामिक रिलीजन में अल्कोहल का कंजम्पशन प्रोहिबिटेड है। इसीलिए इस इवेंट में भी अल्कोहल और ड्रेस कोड पर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए हैं। अगर जनरली कतर की बात करें तो वहाँ 21 ईयर्स के कम लोगों के लिए अल्कोहल का कंजम्पशन पूरी तरह बैंड है। 21 ईयर्स से ज्यादा के लोग अपना आईडी प्रूफ दिखाकर लाइसेंस प्लेसेस से अल्कोहल बाई कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक में उसका कंजम्पशन भी पूरी तरह से बैंड है। हाल ही में एक लेटेस्ट अपडेट में यह भी देखने को मिला है कि अलकायदा की यमन की रीजनल ब्रांच ने एक एडवाइजरी के जरिए ये वार्न किया है कि मुस्लिम्स इस वर्ल्ड कप से दूर रहें। उनका कहना है कि ये वर्ल्ड कप गल्फ में इमोरल पीपल को लेकर आया है। यहाँ इमोरल पीपल से वो होमोसेक्सुअल्स, LGBTQ कम्युनिटी, एथीस्ट और बाकी करप्ट लोगों को रेफर कर रहे हैं। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज को लेकर कतर पर जो आरोप लगाए गए थे उनकी सफाई देने के लिए कतर ने यह कहा था कि लोगों के सेक्सुअल ओरिएंटेशन या रिलीजियस बैकग्राउंड के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किए बिना वो सभी को इस इवेंट में वेलकम कर रहा है। बस उनको चाहिए कि लोग उनके लोकल वैल्यूज और कल्चर का उल्लंघन ना करें। यहाँ आयरनी ये है कि कुछ ही दिनों पहले वर्ल्ड कप के एम्बेसडर खालिद सलमान ने यह कहा था कि होमोसेक्सुअलिटी माइंड के लिए एक डैमेज है और वो उसको लेकर अपने रूल्स चेंज नहीं करेंगे। और उसके रिस्पांस में बहुत सी टीम्स ने अपने आर्म्स पर रेनबो आर्मबैंड्स पहनकर प्रोटेस्ट करने की बात कही है। यानी यहाँ हम देख सकते हैं कि एक तरफ कतर खुद को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस तरह के इंस्टेंसेस उसके कंजर्वेटिव अप्रोच की सच्चाई बताते हैं। दोस्तों अगर सिक्योरिटी की बात चली ही है तो आपको बता दें कि ये काम हमारे पड़ोसी देश को सौंपा गया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी यहाँ 4500 से भी ज्यादा पर्सनल्स भेजकर इस गेम के सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट बनी है। अपनी आर्मी को रेंट पर देने के लिए पाकिस्तान को $3 बिलियन ऑफर किए गए हैं। दोस्तों हमने पहले भी बहुत सी वीडियो में डिस्कस किया है कि इतिहास में कई बार गल्फ स्टेट जैसे कि सऊदी अरेबिया के एड के लिए पाकिस्तान अपनी मिलिट्री भेजता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उन्होंने इस चीज को खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान गल्फ में अपनी आर्मी केवल मक्का और मदीना के प्रोटेक्शन के लिए भेज सकता है। इसके बाद जब 2015 में सऊदी अरेबिया ने यमन में चल रहे वॉर के लिए पाकिस्तान को अपनी आर्मी भेजने के लिए कहा था तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन आज इस वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तानी आर्मी एक बार फिर मिडिल ईस्ट में वापस आई है। दोस्तों ये पाकिस्तानी इकोनॉमी की नाजुक हालत का सीधा सा प्रमाण है। दोस्तों जैसा कि हमने अभी देखा, कतर ने खुद को इस वर्ल्ड कप के लिए 12 साल जैसे लंबे समय में तैयार किया। इस दौरान यहाँ 100 से ज्यादा 5 स्टार होटल्स और 5 बड़े स्टेडियम, एयरपोर्ट, रोड हॉस्पिटैलिटी और शॉपिंग सेंटर और मेट्रो स्टेशन जैसे ह्यूज इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए गए। और तो और उन्होंने अपने हॉट क्लाइमेट में ग्रास फील्ड्स को ग्रो करने के लिए यूएस से ग्रास सीड्स भी इंपोर्ट किए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस सब में $229 बिलियन का मैसिव अमाउंट स्पेंड किया गया है और उसके साथ ही ये दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप बन गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 8 वर्ल्ड कप की कॉस्ट को ऐड कर दें तो भी ये अमाउंट 4 गुना ज्यादा है। इससे साफ हो जाता है कि कतर को इस इवेंट का बेसब्री से इंतजार था। वो उसको होस्ट करने के लिए पूरे पैशन के साथ तैयार था और आखिर करे भी क्यों ना। इस तरह के मेगा इवेंट्स किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए मेगा बूम लेकर आते हैं। ये देश के बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स और टूरिज्म पोटेंशियल को 4 चांद लगा देते हैं। ये दोनों ही चीज किसी भी देश के फॉरेन रिजर्व्स और उसकी डोमेस्टिक इकोनॉमी को रन करने के 2 सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हो जाते हैं। यूं तो अपनी पर कैपिटा इनकम के टर्म्स में कतर दुनिया की सबसे रिच कंट्री है, किंतु बाकी मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमीज जैसे कि यूएई और सऊदी अरेबिया की तरह आज कतर भी अपनी ऑयल एंड गैस डोमिनेटेड इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने में लगा हुआ है। कोविड-19 पैंडेमिक और उससे हुए इकोनॉमिक डिवास्टेशन के बाद दुनिया ने इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की अहमियत को और भी बेहतर तरीके से समझा है। लेकिन दोस्तों कतर के केस में ये सभी चीजें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। यहाँ कंसर्न का मुद्दा ये है कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टूर्नामेंट कतर की इकोनॉमी में कुल $17 बिलियन वापस इंजेक्ट करने वाला है। यूनिवर्सिटी ऑफ लौसाने के मुताबिक 1964 से 2018 तक ऑर्गेनाइज किए गए 36 में से 31 मेगा स्पोर्टिंग इवेंट्स में ह्यूज लॉसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। इस रिसर्च में 14 वर्ल्ड कप्स को एनालाइज किया गया और इस एनालिसिस में एक शॉकिंग रिजल्ट सामने आया है। इन 14 वर्ल्ड कप में केवल एक वर्ल्ड कप जो 2018 में रशिया में हुआ था वो प्रॉफिटेबल रहा है। इस वर्ल्ड कप में रशिया ने
$235 मिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया, किंतु ये उसको द्वारा करी गई इन्वेस्टमेंट का कुल 4.6% रिटर्न था। लोसाने का डेटा केवल वेन्यूज से रिलेटेड एक्सपेंसेस जैसे कि एक स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस जैसे कि स्टाफिंग की कॉस्ट को कवर करता है। ये इनडायरेक्ट प्रोजेक्ट जैसे कि मेट्रो इंफ्रा या न्यू होटल्स के एक्सपेंसेस को इग्नोर करता है। इनमें से कुछ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जैसे कि होटल्स और मेट्रो स्टेशंस इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिव बना सकते हैं, लेकिन अक्सर कॉस्टली स्टेडियम्स अनयूज रह जाते हैं और लॉन्ग टर्म में इनके आसपास के रीजन्स में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता है। आपको बता दें कि 2014 के वर्ल्ड कप के लिए ब्राजील में जो स्टेडियम्स बने थे वो आज बस डिपो के काम आ रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के मेजर एक्सपेंसेस होस्ट कंट्री को ही चुकाने पड़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या यहाँ फीफा कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो ऐसा भी नहीं है। फीफा केवल इन इवेंट्स की ऑपरेशनल कॉस्ट को कवर करता है, लेकिन इन इवेंट्स में टिकट की सेल्स, स्पॉन्सरशिप्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट के थ्रू जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो फीफा अपने साथ ले जाता है। उदाहरण के लिए लास्ट वर्ल्ड कप में फीफा ने $5.4 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसका कुछ हिस्सा नेशनल टीम्स को ट्रांसफर कर दिया गया। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों से होस्ट कंट्रीज के सिटीजन्स उनकी गवर्नमेंट द्वारा इन इवेंट के लिए स्पेंड किए जा रहे बिलियंस ऑफ डॉलर्स को क्वेश्चन करने लगे हैं। इसका नतीजा है कि हाल ही में इन बिडिंग्स में वॉलंटियर की संख्या घटती जा रही है। उदाहरण के लिए 2016 के समर ओलंपिक गेम्स में कुल 7 देशों ने बिडिंग के लिए वॉलंटियर किया था, जबकि 2024 के लिए केवल 2 बिडर्स सामने आए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद कतर ये मानता है कि वो इससे ह्यूज प्रॉफिट सिक्योर करने वाला है। खैर दोस्तों, अभी हमने बात करी मॉनेटरी बेनिफिट्स की, लेकिन इसके अलावा कतर का मानना है कि ये स्पोर्टिंग इवेंट इंटरनेशनल स्टेज पर कतर के इन्फ्लुएंस को बूस्ट करने वाला है। हाल ही में बहुत सी कंट्रीज जैसे कि चाइना और रशिया ने ऐसे इवेंट्स को अपनी सॉफ्ट पावर शोकेस करने के लिए PR स्टंट की तरह यूज किया था। लेकिन इन सभी कंट्रोवर्सीज के बाद कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कतर को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही प्रूव कर पाएगा, किंतु यहाँ एक बात तो तय है कि अपने फिजिकल साइज या सोशल आउटलुक के बावजूद कतर एक ऐसा देश है जिसको दुनिया इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकता। स्पेशली आज एनर्जी क्राइसिस को देखते हुए वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ये बात और ज्यादा ऑब्वियस हो जाती है। रशिया के साथ उनके सैंक्शंस के वॉर ने कतर को वेस्ट के लिए LNG का एक बेहद क्रिटिकल सोर्स बना दिया है। कतर अकेला दुनिया का 1/4 यानी हर साल 77 मिलियन टन LNG प्रोड्यूस करता है। 2026 से 27 तक ये फिगर 126 मिलियन टन तक इंक्रीज होने वाला है। कतर की इंपॉर्टेंस का रियलाइजेशन आज यूएस को बहुत तेजी से हो रहा है। यही कारण है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जनवरी में कतर को एक नॉन नेटो स्ट्रेटेजिक एलाई का दर्जा दिया था। इससे साफ हो जाता है कि वेस्टर्न कंट्रीज भले ही कतर को ह्यूमन राइट्स या उनकी कंजर्वेटिव नेचर के लिए कितना भी क्रिटिसाइज करें, लेकिन अगर अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए उनको उसी कतर के साथ हाथ मिलाने पड़ते हैं तो वो पीछे नहीं हटेंगे। खैर ऐसे केसेस में वेस्टर्न हिपोक्रेसी तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस इवेंट के साथ हमें इस चीज पर गौर जरूर करना चाहिए कि यदि स्पोर्ट्स जैसी यूनिफाइंग फील्ड में भी आज इतना ज्यादा करप्शन, हेट्रेड और डिवीजन पॉसिबल हो रहा है तो इसका असल जिम्मेदार कौन है और ऐसे इवेंट्स में गेम की ट्रू फीलिंग कितनी ज्यादा रह जाती है। दोस्तों इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से हो सकती है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, द इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स प्ले अ ह्यूज रोल इन पोर्ट्रेइंग द सॉफ्ट पावर ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, क्रिटिकली एनालाइज। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।